तो नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 16 अगस्त और 16 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उसको करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग कुल करेंगे 12 प्रश्न, साथ साथ होगा वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज और स्टैटिक जीके का रिवीजन भी। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखते रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 15 अगस्त की सेल को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी करंट अफेयर पर जो आपको छूट मिल रही थी 20% एक्स्ट्रा वाली, वो छूट आज भी आपको मिलेगी। तो ये पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हो, जो कि मंथली और कंबाइंड पीडीएफ है, तो जो कंबाइंड पीडीएफ है ये 8 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर है और मंथली पीडीएफ हर महीने की पीडीएफ है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो। दोनों पीडीएफ पर आपको 20% की जो एक्स्ट्रा छूट है वो आज भी मिल रही है, तो इसको परचेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो याद रखिए, यह छूट मात्र आज तक ही है, कल से इसके पुराने रेट लागू हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में अब से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 14 अगस्त को। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में एक ट्वीट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिवस भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक भेदभाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में रामसर सूची में भारत से कितने नए स्थलों को जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्लियर कट आपको बता दूं कि यूपी SSC पेट में तो ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन पीईटी के बाद जितने भी एग्जाम होंगे जिनका क्वेश्चन पेपर नहीं बना है उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा। तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है। तो देखो, रामसर सूची में भारत से 4 नए मतलब जो साइट्स हैं उसको ऐड कर दिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 नई साइट्स। तो ये कहाँ से हैं? देखो, हरियाणा से और गुजरात से दो नई साइट जो है जोड़ी गई हैं। हरियाणा से जो 2 नई साइट जोड़ी गई हैं उनका नाम है सुल्तानपुर और भिंडावास, और गुजरात की जो 2 नई साइट जोड़ी गई हैं उनका नाम है थोल और वधावन। तो याद रखना, हरियाणा से 2 साइट सुल्तानपुर और भिंडावास, गुजरात से 2 साइट थोल और वधावन। याद रखना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके यह बात कही गई है। और ये जो 4 स्थल हैं, अब इन चारों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में शामिल कर लिया गया है। आपको याद होगा कि इसके पहले भारत में 42वीं जो साइट बनी थी वो थी लद्दाख की तसोकर झील। तो कुल मिला के 42 और 4 अब संख्या हो गई है भारत में कितनी? 46। तो रामसर साइट्स की संख्या हो गई कितनी? 46। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न और भी आ सकता है। प्रश्न ये होगा कि यूपी में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो याद होगा आपको कि इसका सही जवाब होगा आंसर 7 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कितना था? पहले 1 थी, बाद में 6 और बढ़ा दिया गया था। तो अब भारत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल मिला के 7 रामसर साइट्स हैं। इसको आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, ये रामसर कन्वेंशन क्या है? देखो, ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी सन 1971 को ये सम्मेलन में प्रतिभागी राष्ट्रों द्वारा आर्द्र भूमियों, जिसको आप कहते हो वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब कन्वेंशन की हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है अभिशमय। तो थोड़ी सी हिंदी भी आपको आनी चाहिए। कन्वेंशन की हिंदी क्या होती है? अभिशमय। ठीक है, और यह समझौता रामसर कन्वेंशन, या हिंदी में कहोगे तो रामसर अभिशमय के नाम से जानी जाती है। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में हो रहे परिवर्तन का सम्मिलित समावेशी प्रयासों द्वारा प्रबंधन और नियमन करने के लिए प्रयास किया गया। और ये लागू कब से हुआ? तो यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है एग्जाम में, और वो क्या है? ये बताओ कि वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब होता है? तो ये होता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को। और 2021 की थीम एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना कि 2021 की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर ये 2021 की थीम है। अब यहाँ पर जो वेटलैंड साइट्स हैं वो क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी से संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड भूभाग को वेटलैंड कहा जाता है। रामसर अभिशमय, अब यहाँ पर देखो हिंदी है, थोड़ा सा इसको रामसर कन्वेंशन ही समझना। तो रामसर अभिशमय में स्वीकार की गई परिभाषा के अनुसार आर्द्रभूमि ऐसा स्थान होता है जहाँ वर्ष में कम से कम 8 महीने तक पानी भरा रहता है। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में कुल 1929 से अधिक आर्द्र भूमियाँ हैं, मतलब इनकी संख्या अब इस समय तो लगभग 2000 के आसपास हो गई हैं। संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा का एवरग्लैडस सबसे बड़ा वेटलैंड है
और जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं। विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित मानी जाती हैं। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? अब नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि गजनवी किसका हो सकता है। तो ये नाम तो पाकिस्तान की ओर से ही हो सकता है। सही जवाब इसका ऑप्शन भी है। देखिए, भारत जब कोई मिसाइल बनाता है तो उसका नाम रखा जाता है निर्भय और अग्नि और इसी प्रकार से अन्य नाम, जो कि बहुत ही पौराणिक लगते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं सुनने में। लेकिन पाकिस्तान जब कुछ बनाएगा तो उसका नाम रखेगा गजनवी, ये वो, ठीक है। यानी भाई याद रखो कि ये लोग जैसा लगता नहीं डराने की कोशिश करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, यानी कि पाकिस्तान। और आपको ये बता दें कि ये गजनवी नामक जो मिसाइल है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु क्षमता से युक्त है, यानी कि ये परमाणु शस्त्रों को ले जाने में भी कैपेबल है। हालांकि ये मात्र 290 किलोमीटर की रेंज तक ही मार कर सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनकी इस उपलब्धता पर बधाई दी है। उपलब्धता कहिए या फिर सफलता कहिए। तो देखिए, पाकिस्तान अपने आसपास के देशों के लिए हर तरीके से खतरा बन रहा है। एक और वह अफगानिस्तान का अस्थिर करने के लिए आतंकी संगठन तालिबान की हर तरीके से मदद करता है। इसके अलावा दुनिया के जितने भी आतंकी समूह हैं उनकी पनाहगार भी पाकिस्तान ही है। आपको याद होगा कि फेट के द्वारा जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा चीन से मदद लेकर अपनी सेना को मजबूत करते हुए पड़ोसी देशों के लिए भी पाकिस्तान जो है खतरा बना हुआ है। याद होगा आपको कि अभी हाल ही में भारत ने निर्भय नामक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से सुबह 9:55 पर लॉन्च किया था। और इस मिसाइल में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर और वहन क्षमता कितनी है? यह 300 किलोग्राम तक का जो है आयुध लेकर चल सकती है। तो ये उपलब्धि भी भारत की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिससे वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे जो पड़ोसी देश है, नाम नहीं लूँगा, उनकी तो हालत खराब ही होगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा अब किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा जो थे ये 7 अगस्त से पहले 7 अगस्त को ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान। उसके बाद इनकी जो रैंकिंग है वो 14वें स्थान से पहुंच गई है दूसरे स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड पोजीशन हो गई है इस समय विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा की। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में 14 स्थान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नीरज चोपड़ा को यह बढ़त टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो फेंकने की वजह से हासिल हुई है। नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। जर्मनी के जोहान्स वेटर ये 1396 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। वेटर जो है हालांकि टोक्यो ओलंपिक में बुरी तरह से नाकाम रहे। वेटर फाइनल में 9वें स्थान पर रहे थे और उन्हें पहले ही मेडल की रेस से बाहर होना पड़ा था। नीरज चोपड़ा के पास अब 1395 पॉइंट हैं, मतलब कि 1 पॉइंट इनसे नीचे, और बहुत जल्दी वो उसको भी क्रॉस करके दुनिया के नंबर 1 एथलीट बन जाएंगे। पोलैंड के मार्सिन क्रुकोवस्की ये 1302 अंकों के साथ तीसरे, जबकि टोक्यो में रजत पदक जीतने वाले चेक गणराज्य के जैकब वाल्डेज ये 1298 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टॉप 5 की लिस्ट बताता हूँ। देखो, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर हैं जोहान्स वेटर जर्मनी के, दूसरे स्थान पर हैं नीरज चोपड़ा भारत, तीसरे स्थान पर मार्सिन क्रुकोवस्की पोलैंड के, जैकब वाल्डेज ये हैं चेक गणराज्य के, और जूलियन वेबर ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। ठीक है। कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली भारत की चौथी आईटी फर्म बन गई है? तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ याद आता होगा। याद ही आता होगा कि अभी हाल ही में 7 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली कंपनी बनी थी इन्फोसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा? क्या इन्फोसिस होगा? नहीं। देखो, ये जो कंपनी है वो बन गई है एचसीएल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। एचसीएल जो है ये 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुँचने वाली भारत की चौथी आईटी फर्म बन गई है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर आता है आपका टीसीएस, दूसरे स्थान पर है इन्फोसिस, तीसरे स्थान पर है विप्रो, और अब है चौथे स्थान पर एचसीएल। ठीक है, तो याद रखना कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के जो सीईओ हैं उनका नाम है सी विजय कुमार, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में, और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नोएडा में। ठीक है, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली एचसीएल जो है
वो चौथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से याद रखना होगा। अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको याद होगा कि हाल ही में इन्फोसिस जो था वो 7 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश की चौथी कंपनी बनी थी। इससे पहले रिलायंस इंडिया लिमिटेड और TCS और HDFC बैंक ये 7 लाख करोड़ या इससे ज़्यादा का मार्केट कैप क्लब में शामिल थे। तो अगर बात यहाँ पर होगी 7 लाख करोड़ की, तब उसमें आएगा ये क्वेश्चन। उसमें रिलायंस जो है पहले स्थान पर है, TCS दूसरे स्थान पर है, HDFC बैंक जो है ये तीसरे स्थान पर है और इसमें इन्फोसिस जो है वो चौथे स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर IT फर्म के बारे में बात हो रही है। तो भारत की जो चौथी IT फर्म बनी है वो बन गई है HCL, ठीक है। हाल ही में SCO के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? SCO के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है SCO के बारे में, यानी कि SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी थी 2001 में। हालांकि संघाई का जो 5 ग्रुप था, यानी कि S5 ग्रुप, इसकी स्थापना तो 26 अप्रैल 1996 में ही कर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग, जो कि चाइना में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है व्लादिमीर नोरोव, व्लादिमीर नोरोव। और फिलहाल इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो SCO के जो कृषि मंत्री की बैठक हुई है उसमें भारत की ओर से भारत को लीड दिया है किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर। जो कौन है? तो ये फ्रेंड्स हमारे जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ठीक है। तो SCO देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक का गुरुवार 12 अगस्त को आयोजन हुआ था। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर कोरोना वायरस महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव को देखते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सामान्य कामकाज को बनाए रखने के लिए सदस्य देशों के बीच निकट संपर्क और सहयोग की आवश्यकता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री। आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, एक किताब आई है। तो इस किताब का विमोचन किया गया हमारे जो कौन है? उपराष्ट्रपति, और ये कौन है? M वेंकैया नायडू जी। तो ऑप्शन इसका सही है डी। आपको बता दें यहाँ पर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 63, अब स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा की पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति जो है उसकी जो भूमिका होती है वह दोहरी होती है। तो इसको आपको याद रखना होगा, वह 2 अलग अलग और पृथक पद धारण करता है। हाल ही में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस भारतीय मंत्री के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? बताओ। इसके आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप संघ के दबदबे वाली विश्व आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए ब्राजीलिया घोषणा पत्र के द्वारा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का IBSA संगठन 6 जून 2003 में बना था। IBSA का अपना कोई संविधान नहीं है। ब्राजीलिया घोषणा और IBSA की गतिविधियों के आधार पर उद्देश्य जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। सितंबर 2006 में ब्राजील में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया है। तो नया नाम क्या रखा गया है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का ये नाम अब जो हो गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA अब इसका नया नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि यहाँ पर आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज ये 2 भाई हैं, आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज। तो कोई भी कारण रहा हो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आदि गोदरेज ने MD और CEO के पद से क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। अब उनकी जगह पर आ गए हैं नादिर गोदरेज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है।
जयनगर कुर्था रेल सेवा भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई है भारत और नेपाल के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्ष 2014 से जयनगर जनकपुर कुर्था के बीच ट्रेनों का जो परिचालन था वो बंद था। इसे जुलाई माह में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स अब ये तस्वीर सामने आ गई है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है। देखो जुलाई 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है। और ये जो तस्वीर है ये कौन है? ये हैं साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इनको जो है मेल यानी कि पुरुष खिलाड़ी का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा। और ये तस्वीर किसकी है? ये हैं स्टाफनी टेलर, जो कि वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। और इन्हें फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा घोषित किया गया है जुलाई 2021 के लिए। आगे बढ़ते हैं। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी गई है प्रशांत देसाई के द्वारा। सही आंसर इसका होगा प्रशांत देसाई। ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर होगी किताबों के बारे में। तो कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे कि लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया, ये किताब लिखी गई किसके द्वारा? संजय गुब्बी के द्वारा। अब एक किताब और आई थी हब्बा खातून, ये किताब किसने लिखी थी? काजल सूरी ने लिखी थी। काजल सूरी KS। और इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये किताब लिखी गई है कुणाल बासु के द्वारा। ठीक है। एक किताब और आई थी द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये किताब किसने लिखी है? लुसियानो बर्नी की किताब है ये। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, एक और किताब आई थी द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी किताब लिखी गई थी बिमल जालान के द्वारा। अच्छा ये बताओ कि RSS के बारे में भी किताब आई थी, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा, ये किताब किसने लिखी है? सुधांशु मित्तल ने ये किताब लिखी है। ठीक है। और राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी किताब लिखी गई है इम्तियाज अनीस के द्वारा। एक किताब और बताऊंगा आपको, माई ऑन मजगांव यानी कि MAZGON, ये किताब लिखी गई है कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा। और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये किताब लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। तो इतनी किताबें आपको याद रखनी हैं। और अब बारी है क्विज नंबर 219 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर था ऑप्शन बी यानी कि नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। और आज का प्रश्न ये है कि कलिंग रत्न पुरस्कार किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिख कर बताना है। और दोस्तों आपको फिर से याद दिला दें कि टेलीग्राम पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है वो आज की डेट में आपको मात्र 112 रुपये में उपलब्ध करवाया गया है। तो इसको भी परचेज आप कर सकते हैं। मंथली PDF की कीमत है मात्र 16 रुपये। और यह बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट है आपके करियर के लिए, और आपके पैसे का इससे सही उपयोग नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।